नमस्कार दोस्तों। पंकज पाठक इंग्लिश चैनल के माध्यम से आप लोगों को मध्य प्रदेश सामान्य अध्ययन को पढ़ाया जा रहा और कोशिश ये है कि न केवल व्यापम के वनडे एग्जाम्स कवर हों बल्कि एमपीपीएससी भी आपकी तैयार हो। तो उस रूप में भी हम मध्य प्रदेश सामान्य अध्ययन को पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं क्वेश्चन फॉर्म के माध्यम से। तो इस चैनल को आप देखिएगा और कंटेंट के बारे में किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है आपको। एमपी जीके की समस्या ये रहती है कि थोड़ी फैक्चुअल विषय होने के कारण फैक्ट की समस्याएं बहुत जाती हैं, तो उसमें आपको परेशान नहीं होना है। तो चलते हैं आगे और आज का टॉपिक है मृदा संसाधन, सॉइल रिसोर्स, या जो हमारा सॉइल है उसके बारे में मध्य प्रदेश में वर्णन करना है। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। देखें टॉपिक का नाम क्या है, मध्य प्रदेश में मृदा संसाधन। ये टॉपिक का नाम है जिस पर हमें चर्चा करनी है। देखिएगा, चलते हैं आगे। क्वेश्चन फॉर्म में चर्चा कर रहे हैं, आपको आंसर देते रहना है, आंसर में कंजूसी नहीं करना है, इस बात को याद रखना है। देखिएगा, प्रश्न पढ़िए और आंसर देने का प्रयास कीजिए। भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान कहां स्थित है? प्रश्न है भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान कहां स्थित है। देखो, पहला ही प्रश्न मृदा विज्ञान संस्थान या इंस्टीट्यूशन से पूछ लिया गया है, उसी से प्रारंभ कर दिया गया है। तो आप लोग देखें, भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान कहां स्थित है, इस पर पूरा फोकस आपको करना है। आंसर दें। आंसर आपने दे दिया होगा। अब हम चर्चा करते हैं। तो मध्य प्रदेश का प्रश्न है, तो आमतौर पर आप क्या है, भोपाल से संबंधित है भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान। ना तो ये लुधियाना में है, ना ये हिसार में है, ना ये नई दिल्ली में है, बल्कि कहां है, देश की राजधानी, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है। प्रदेश की राजधानी भोपाल है। 1956 में 1956 में ही भोपाल का जब गठन हुआ, भोपाल को राजधानी के रूप में स्थापित कर दिया गया था। लेकिन उस समय तक भोपाल जिला नहीं बना था। भोपाल जिला बना 1972 में, इस बात को याद रखना है। लेकिन 1956 में मध्य प्रदेश का गठन हो गया था। इस चीज को आपको समझे रखना है, ठीक। तो भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी या प्रशासनिक राजधानी है। और ये राजधानी कब बनी? 1956 में, 1956 में ही ये राजधानी बन गई। भोपाल पूरा एक रियासत था, आपको पता होना चाहिए। भोपाल जिला बाद में बना है, लेकिन कैपिटल पहले ही बन गया था। कहते हैं ये हृदय है, एक टाइप का दिल है, और पूरा भारत का दिल मध्य प्रदेश को ही तो कहते हैं। हृदय प्रदेश है उसका नाम, भारत का दिल है मध्य प्रदेश। और आपको शायद जानकर हैरानी होगी कि भोपाल इंडियन यूनियन, भारतीय संघ का हिस्सा 1949 में हुआ। 1947 में हम आजाद हो गए, 1947 में आजाद हो गए, लेकिन भोपाल रियासत, जहां नवाबों का गढ़ था, हमीदुल्ला नाम के नवाब थे यहां, वो इसे स्वतंत्र रखना चाहते थे। लेकिन अंततः यहां एक कार्यवाही हुई और उस कार्यवाही के द्वारा 1949 में भोपाल को इंडियन यूनियन का हिस्सा बना दिया गया, भारतीय संघ का हिस्सा बना दिया। मध्य प्रदेश का गठन 1956 में हुआ है, इस बात को आपको याद रखना है। और भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी। और भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान अगर आज से पूछे कहां पर है, तो आंसर लगाएंगे आप भोपाल में है। चलें अब थोड़ी चर्चा कर लेते हैं।
पहला ही प्रश्न है कि मृदा क्या है। व्हाट इज सॉइल? सॉइल क्या है, मृदा क्या है? मृदा 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 लैटिन लैटिन भाषा के शीलम से बना है। शिवलम से बना है। किससे बना है? शिवलम से बना है, जिसका अर्थ होता है, शिवलम का अर्थ फ्लोर, फ्लोर या फर्श होता है। क्या होता है? फ्लोर या फर्श होता है। मृदा शब्द लैटिन भाषा का शब्द है। सॉइल जो है वो शिवलम से बना है, जिसका अर्थ फ्लोर या फर्श होता है। अब देखिएगा, मृदा का मतलब होता है धरातल की वह ऊपरी परत जो पादप यानी पौधों को आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करके उनका जन्म देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, या उनके उत्पादन में या उनके उगने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है मृदा। तो ये धरातल की ऊपरी परत होती है जहां पादप के लिए आवश्यक पोषक तत्व होते हैं, जिससे वो बढ़ते हैं, जन्म लेते हैं और उनका विकास क्रम चलता है। सभी आवश्यक पोषक तत्व होते हैं इसमें। ह्यूमस भी होता है इसमें। ह्यूमस बहुत आवश्यक होता है मिट्टी के लिए। खनिज संसाधन भी इसमें होते हैं, लवण भी इसमें होते हैं, जीवाश्म भी इसमें होते हैं। ये सब चीजें पोषक तत्व के। मृदा जल होता है, मृदा वायु होती है। ये सब चीजें इसमें पाई जाती हैं। इस बात को आपको याद रखना है। तो आप समझ पा रहे होंगे क्या होता है इसका अर्थ मृदा का। अब देखें, मृदा या अंतरराष्ट्रीय 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 मृदा दिवस, अंतरराष्ट्रीय मृदा दिवस, अंतरराष्ट्रीय मृदा दिवस 5 दिसंबर को मनाया जाता है। 5 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय मृदा दिवस मनाया जाता है। इस बात को याद रखना है। और बात करें भोपाल में जो भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान का गठन हुआ था, वो 16 अप्रैल 1988 में 1988 में हुआ था। याद रखना है कब हुआ था? 1988 में। भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान का गठन या स्थापना भोपाल में 16 अप्रैल 1988 को स्थापित संगठन है ये, जो मृदा के क्षेत्र में कार्य करता है। आप इतनी चीजें समझ गए होंगे। तो अन्य चीजों की हमें चर्चा की है आपके साथ। तो ये था आपका पहला प्रश्न कि भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान कहां पर है? तो भोपाल में है। अन्य सूचनाएं हमने आपको दे दी हैं, तो उनके बारे में भी आपको जानकारी प्राप्त हो गई होगी। ठीक, अब हम आगे चलते हैं। देखिएगा, अच्छे टॉपिक है, पूरा मृदा टॉपिक कवर हो जाएगा इसमें। देखें, पढ़ें प्रश्न और आंसर देने का प्रयास करें। मध्य प्रदेश में कितने प्रतिशत भाग में जलोढ़ मृदा है? कौन सी मृदा? जलोढ़ मृदा है। मध्य प्रदेश में कितने प्रतिशत भाग में जलोढ़ मृदा पाई जाती है या मिट्टी पाई जाती है? अब जब टॉपिक ही आया है तो बात कर लेते हैं मृदाओं पर, मध्य प्रदेश में मिट्टियों पर। अभी तो बात की है अर्थ क्या होता है इसका। देखिए, भारत में मृदा 8 प्रकार की है।
8 प्रकार की भारत में मृदा है, तो उसकी हमें चर्चा नहीं करनी है। पूछने का प्रयास करोगे तो हम आपको बता देंगे कमेंट बॉक्स में सब कुछ। ठीक, देखें मध्य प्रदेश में मृदा या सॉइल 5 प्रकार की है, 5 प्रकार की है। तो मध्य प्रदेश में मृदाओं के कितने प्रकार है? 5 प्रकार की मृदा यहां पर हैं। और पूछा है जलोढ़ मृदा का प्रतिशत कितना है, जब तक की आंसर आप दे दें, जब तक हम पूरा डिटेल बता दे रहे हैं। अब देखें एमपी की 5 मृदा, एमपी में 5 मृदा कौन कौन सी है देखें। पहला जलोढ़ मृदा, कौन सी मृदा? जलोढ़ मृदा है। दूसरा काली मृदा। तीसरा लाल पीली मृदा। चौथा लेटेराइट मृदा, लेटेराइट मृदा। और पांचवी मिश्रित मृदा, मिश्रित मृदा। तो ये 5 मृदा हैं जो मध्य प्रदेश में, और भारत में 8 प्रकार की मृदाएं हैं। इस बात को आपको याद रखना है। ठीक, तो हमने आपके सामने प्रश्न अलग है, आप आंसर दे रहे होंगे। मध्य प्रदेश में 5 प्रकार की मृदा हैं जो हमने आपके सामने लिख दी हैं। ठीक है, देखिएगा जो जलोढ़ मृदा है इसमें वो ऑप्शन नहीं है जो पढ़ाया जाता है कि लगभग 8% क्षेत्रफल पर है। जो बोर्ड ने एमपीएसआई 2017 ने आंसर माना है वो अलग है, हम उस आंसर की ओर चलेंगे। तो बोर्ड ने इसका आंसर माना है 3% है, याद रखना है इसको। कितने प्रतिशत है? 3% है। तो इस हिसाब से इसको 3% में रखेंगे। जो काली मिट्टी है ये मध्य प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर है, 47.6% एरिया पर है। जो लाल पीली मिट्टी है वो 33 से 36% के बीच में है। जो लेटेराइट मृदा है वो लगभग 4.5 से 5% के बीच है। लेटेराइट जहां ज्यादा वर्षा होती है, जिन जिलों में, जैसे बालाघाट हुआ, छिंदवाड़ा हुआ, जबलपुर का इलाका हुआ, यहां पर आपको लेटेराइट मृदा देखने को मिलेगी। इस बात को याद रखना। मिश्रित मृदा जिसमें लोह पदार्थ की मात्रा ज्यादा होती है, आयरन प्रचुर मात्रा में मिश्रित मृदा में पाया जाता है या बहुत ज्यादा पाया जाता है। तो याद रखना है मिश्रित मृदा जो है, मिश्रित मृदा टोटल एमपी के 10% क्षेत्रफल पर है। तो इस हिसाब से आप अंदाजा लगा लेंगे कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर कौन सी मृदा है, उसका नाम है काली मृदा। अभी इस पर हम पूरा डिटेल में चर्चा आगे करने वाले हैं, जैसे जैसे क्वेश्चन मिलते रहेंगे सभी मृदाओं का हम बताएंगे आपको। तो जलोढ़ मृदा 3% है क्वेश्चन के हिसाब से। अगर हम पढ़ाने को जाते हैं जब, तो अधिकतर हम 7.79% ही बताते हैं। लेकिन याद रखना एमपीएसआई 2017 ने इसका आंसर 3% माना है, इसलिए हमने आपके सामने रख दिया है। ठीक, आया हुआ प्रश्न है, हम और नहीं बोल रहे हैं, जो बोर्ड ने माना उसका आंसर बता रहे हैं। सर्वाधिक मात्रा में अगर कोई मृदा है तो वो है ब्लैक सॉइल या काली मृदा है। आप पाएंगे कि न केवल इंडिया बल्कि मध्य प्रदेश में जो मिट्टियां हैं उन मिट्टियों में 3 पोषक तत्वों की कमी अधिकतर पाई जाती है। एनपीके
इन 3 पोषक तत्वों की कमी पाई जाती है। क्या पाई जाती है? कमी पाई जाती है भारतीय मृदाओं में। भारतीय में शामिल होता है मध्य प्रदेश की मृदा। नाइट्रोजन, 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 फास्फोरस, 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 पोटास, पोटास या पोटेशियम। कई मृदा में होंगे पोटास ज्यादा, उस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन ये आमतौर पर 3 पोषक तत्वों की कमी होती है भारतीय मृदा या इंडियन सॉइल में, और वो कौन है? नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम या पोटास है। इस चीज को आपको समझ ले। तो मध्य प्रदेश में कितने प्रतिशत भाग में जलोढ़ मृदा पाई जाती है? आपका आंसर है 3% क्षेत्रफल पर। आप समझ गए होंगे इस चीज को। कोई समस्या हो तो आप बता सकते हैं। ठीक, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे ज्यादा मात्रा में अगर पूछे तो कौन सी मृदा है? काली मिट्टी है। ठीक, और जलोढ़ मृदा 3% क्षेत्रफल पर पाई जाती है, और ये मृदा जो है वो कहां देखने को मिलेगी? मध्य भारत के पठार में। जो मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी भौतिक प्रदेश है, मध्य भारत का पठार, भिंड, मुरैना, श्योपुर, ये सभी क्षेत्र इसी में आते हैं। यहां पर आपको जलोढ़ मृदा देखने को मिलेगी। चंबल का क्षेत्र है ये पूरा, और जहां जलोढ़ मृदा होती है उनमें क्या पाया जाता है कॉमन, वो आगे आपको सब मिलना है। अभी चूंकि ये पूछा कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर मध्य प्रदेश में जलोढ़ मृदा है, तो इसका आंसर 3% क्षेत्रफल पर है। और कितने प्रकार की मृदाएं हैं ये लिख दिया, कितने कितने परसेंट क्षेत्रफल पर ये मृदाएं पाई जाती हैं ये भी हमने आपके सामने लिख दिया है। तो आप समझ गए होंगे इन चीजों को। ये था मध्य प्रदेश में कितने प्रतिशत भाग में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, और ये 4 ऑप्शन आपके सामने थे। इसका आंसर 3% है। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, तीसरा प्रश्न आपके सामने है, सॉल्व कीजिएगा। इसे सॉल्व करें। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। एक तरफ मिट्टी या सॉइल या मृदा लिखा है, दूसरी तरफ उसका उपनाम या अन्य नाम लिखा है। नाम भी तो होते हैं मिट्टियों के, लोकल स्थानीय नाम अलग होते हैं, और ये नाम जो बुक्स में या अध्ययन के दौरान हमें पढ़ने पड़ते हैं, ये मृदाओं के नाम है। और इसमें उपर्युक्त में से कौन सा सही सुमेलित है ये बताना है। देखिए, पहला है काली मिट्टी। काली मिट्टी को रेगोर मृदा कहते हैं, बिल्कुल सही बात है, सही लिखा है, रेगोर बोलते हैं। अन्य नाम भी है, बताएंगे हम आपको। अन्य नाम क्या है? इसको अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चरनोजम कहते हैं। इसे, काली मिट्टी को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चरनोजम कहते हैं। चरनोजम, चरनोजम इसी का नाम है। इसी को कपासी मृदा भी कहते हैं। कौन सी मृदा? कपासी मृदा कहते हैं। कपास की प्रोडक्टिविटी ज्यादा होती है। कन्हर मृदा भी कहते हैं इसे, कन्हर मृदा भी कहते हैं। और यूपी में इसका एक नाम है, लोकल नाम। यूपी में काली मृदा को करेल बोलते हैं। करेल है, बोले करेल, करेल बोलते हैं। ये यूपी में नाम है। कपासी मृदा भी है, क्योंकि कपास की प्रोडक्टिविटी सर्वाधिक कहां होती है? काली मिट्टी में होती है। इस बात को याद रखना है। तो काली मिट्टी को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चरनोजम कहते हैं, और इसके सामने रेगुर लिखा है तो इसको रेगुर भी कहते हैं। ये भुर्रा जाती है इसलिए भरी कहते हैं, भूरी नहीं। भूरी मृदा दूसरे का नाम है।
वो लेटेराइट में पहुंच जाएंगे आप। भुर भुरा जाती है तो भुर मृदा भी है ये, इसलिए हमने कन्हर लिख दिया है। यूपी में इसको करेल बोलते हैं और मध्य प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर काली मिट्टी ही पाई जाती है। तो ये तो सही नाम लिखा है, आपको आंसर दे देना है, हम पूरा डिटेल बता रहे हैं। लाल पीली मृदा, लाल पीली मृदा को डोरसा मृदा कहते हैं, बिल्कुल सही है। एक और नाम है इसका चलका, चलका, चलका कहते हैं। चलका और डोरसा लाल पीली मृदा का ही नाम है, याद रखना है, ठीक। तो ये लाल पीली मृदा है। लाल पीली मृदा को अगर देखना है तो आप बघेलखंड के क्षेत्र में जा सकते हैं, इसको देख सकते हैं, वहां आपको लाल पीली मृदा मिलेगी। अभी हम आगे बताएंगे आपको अन्य चीजें टॉपिक के माध्यम से। तो इसे चलका और डोरसा भी बोलते हैं, लाल पीली मृदा को। इसका लाल रंग क्यों और पीला रंग क्यों, वो अभी हम बता दे रहे हैं, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जलोढ़ मृदा को दोमट मृदा कहते हैं, बिल्कुल सही है। इसी को कछारी कहते हैं, कछारी मृदा कहते हैं। क्या बोलते हैं? कछारी। तो जलोढ़ का नाम कछारी भी है और दोमट भी है। और आप जानते हैं जलोढ़ मृदा 3 प्रकार की होती है, खादर, बांगर, भाबर, 3 प्रकार की होती है। खादर, खादर, बांगर, खादर, बांगर और भाबर, ये 3 प्रकार की होती हैं जलोढ़ मृदा। मिट्टी के माध्यम से मृदा होती है। ये मृदा उदासीन प्रवृत्ति की होती है, या उदासीन का मतलब होता है ना ये अम्लीय है ना क्षारीय है, और जो ना अम्लीय होता है ना क्षारीय होता है उसका मतलब होता है उसका पीएच वैल्यू या पीएच मान जो होगा वो 7% होगा। 7% का मतलब ना अम्लीय है और ना क्षारीय है। इस बात को समझ गए होंगे। ये जलोढ़ मृदा है, दोमट मृदा या कछारी मृदा के नाम से इसको जाना जाता है। अगला है लेटेराइट मृदा। लेटेराइट मृदा को लाल भूरी मृदा कहते हैं, बिल्कुल है, भूरी होती है, सफेद टाइप की होती है, याद रखना है। केयोलीन की उपस्थिति के कारण ऐसा होता है। लेटेराइट, लेटेराइट अम्लीय मृदा है और ज्यादा बरसात वाले क्षेत्र में यह पाई जाती है, तो ये अम्लीय होती है। अम्लीय का मतलब है इसका पीएच मान 7 से नीचे होगा। इसका पीएच मान है 4.5 से 5.5% तक। इसका मतलब है 7 से कम है तो ये अम्लीय मृदा है। पीएच वैल्यू आप जानते होंगे, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने, ठीक। तो इस बात को याद रखना है। ये लेटेराइट मृदा है, ज्यादा बरसात वाले क्षेत्र में पाई जाती है और जहां नदियां होगी वहां जलोढ़ होगी। अब देखें, इतनी चीजें आप समझ गए होंगे। तो देखें, काली मृदा को क्या है? काली मृदा क्षारीय होती है। काली मृदा कैसी होती है? क्षारीय होती है। काली मृदा क्षारीय होती है। 8 तक पहुंच जाता है इसका पीएच मान, 8.5 तक, ठीक। लाल पीली मृदा जो होती है वो कैसी होती है बताएं आप? ये भी लगभग क्षारीय टाइप की होती है। जलोढ़ मृदा उदासीन होती है क्योंकि इसकी पीएच वैल्यू 7 होती है, और ये अम्लीय मृदा होती है, अम्लीय सॉइल है। क्यों? क्योंकि इसकी पीएच वैल्यू 4.5 से 5.5 तक होती है, ठीक। तो क्या सभी नाम ठीक हैं? सभी नाम सही है। काली मृदा को रेगोर कहते हैं, अन्य नाम बता दिए। लाल पीली को चलका और डोरसा कहते हैं, यह भी बता दिया। जलोढ़ मृदा को दोमट और कछारी कहते हैं। लेटेराइट को लाल भूरी मृदा कहते हैं। केयोलीन की उपस्थिति के कारण इसका रंग सफेद या भूरा हो जाता है। तो केवल एक सही, 1 2 3 सही, 1 2 4 सही, उपर्युक्त सभी सही इसका आंसर है। आपने आंसर दे दिया होगा, हमने आपके सामने डिटेल जो हो सकता था उसको पेश कर दिया है।
आप लोग समझ गए होंगे। ये था मृदा के अन्य नाम। अब देखें, आगे चलते हैं। देखो, ये रिपीट प्रश्न है, आप आंसर बता दोगे। रिपीट प्रश्न है। देख, चलका और डोरसा किसका नाम है? तुरंत आंसर दें। लाल पीली मृदा को। जलोढ़ को क्या बोलते हैं? दोमट। दोमट और कछारी 3 प्रकार की होती है, हम बता चुके हैं। 3% क्षेत्रफल पर है क्वेश्चन के अनुसार। लाल पीली मृदा लाल पीली मृदा को चलका और डोरसा कहते हैं। लेटेराइट मृदा भूरी मृदा है, इसे भूरी मृदा कहते हैं। काली को रेगुर, चरनोजम, कपासी मृदा, करेल मृदा, करेल मृदा। रेगुर, चरनोजम, कपासी, करेल मृदा। यूपी में इसका नाम करेल पड़ता है। तो काली मिट्टी को रेगुर, चरनोजम, कपासी और करेल मृदा के नाम से जाना जाता है। इस बात को आप समझ गए होंगे। ठीक, तो ये हमने आपके सामने पेश कर दिया है, प्रश्न आप समझ रहे होंगे। ठीक, अब अगर कुछ अन्य चीजों की बात करें तो उत्पादन के आधार पर भी समझ सकते हैं। जैसे आप पाएंगे कि जलोढ़ मृदा में सरसों की प्रोडक्टिविटी ज्यादा होती है, गन्ने की प्रोडक्टिविटी ज्यादा होती है, गन्ना भी इसमें ज्यादा होता है। और ये एक जलोढ़ मृदा एक उत्पादक मृदा है, बहुत ज्यादा प्रोडक्टिविटी होती है। यानी उत्पादन क्या होता है? उत्पादन ज्यादा होता है। किसका उत्पादन? जलोढ़ मिट्टी का या जलोढ़ मृदा का उत्पादन ज्यादा होता है। पोटास की अधिकता होती है इसमें, इसलिए इसका उत्पादन या उत्पादन क्षमता, प्रोडक्टिविटी, कैपेसिटी ज्यादा होती है जलोढ़ मृदा की। लाल पीली मृदा में आप देखेंगे कि धान या चावल की प्रोडक्टिविटी ज्यादा होती है। धान, चावल की प्रोडक्टिविटी इसमें ज्यादा मिल जाएगी। लेटेराइट मृदा में बहुत सारी फसलें हो जाती हैं, लेकिन क्षमता कम होती है क्योंकि ये अम्लीय है। इसका मतलब ये नहीं होता है कि जलोढ़ में सरसों भर होगा, गेहूं भी हो सकता है, अन्य फसलें भी हो सकती हैं, लेकिन मेनली जो है वो गन्ने और सरसों है। ठीक, काली मृदा में कपास की प्रोडक्टिविटी ज्यादा होती है। इसका अब ये मतलब नहीं है कि कपास ज्यादा होता है तो अन्न नहीं होती हैं, अन्न भी होता है, गेहूं, चना सब हो सकता है, रबी और खरीफ नगदी फसलें सब हो सकती हैं। तो इस बात को आप समझ गए होंगे। चलका और डोरसा किस मिट्टी के अन्य नाम हैं? उसका नाम है लाल पीली मिट्टी। ये इसका आंसर आपके सामने हमने रख दिया है। देखिए, अगर बात करें इसका रंग लाल क्यों, पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और इसका रंग पीला क्यों? इसका रंग पीला क्यों? देखिए, लाल रंग इसलिए होता है क्योंकि आयरन है इसमें, आयरन। और आयरन के ऑक्सीकरण के कारण, ऑक्सीकरण के कारण इसका रंग लाल हो जाता है। पीला क्यों होता है? फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड ऑक्साइड के अपघटन के कारण इसका रंग पीला होता है, अपघटन होता है। ठीक, और ऑक्सीकरण के कारण आयरन के, आप देखते हैं कि लोहा है, लोहे में जंग क्यों लगता है? ऑक्सीकरण हो गया है आयरन का, तो लाल रंग का जंग लग जाता है। ठीक, और पीला रंग क्यों है? क्योंकि फेरिक ऑक्साइड का अपघटन होता है। लेटेराइट भूरी क्यों होती है?
क्योंकि इसमें केओलिन की अधिकता होती है, भूरी मृदा, इसलिए भूरा रंग या सफेद रंग होता है। काली मिट्टी का काला रंग क्यों है? इसका कारण है टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट की अधिकता है। लोहा और एल्यूमिनियम के टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट, लोहा और एल्यूमिनियम के टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट की अधिकता है। टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट की अधिकता है। टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट की अधिकता के कारण इसका रंग काला होता है। और टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट का मतलब है लोहा और एल्यूमिनियम, टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट के कारण इसका रंग काला या ब्लैक होता है। और मध्य प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल में काली मिट्टी पाई जाती है। इस बात को आपको समझ लेना है। दोस्तों समझ गए होंगे चलका और डोरसा किसका नाम है? लाल पीली मृदा का। और अन्य चीजें हमने आपको साथ में बता दी हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, प्रश्न बड़ा शानदार है। काली मृदा की विशेषताएं हैं, अधिक जल धारण क्षमता है, फूलना, चिपचिपी, सिकुड़न, पानी की कमी से दरारें पड़ना। आप समझ रहे होंगे जहां काली मृदा है तो ये विशेषताएं होती है। काली मृदा में अधिक जल लगता है क्योंकि उसकी सरंध्रता, एक शब्द आया, नया शब्द है, सरंध्रता ज्यादा होती है। क्या ज्यादा होती है? सरंध्रता का मतलब सोखने की क्षमता। ये जल को ज्यादा सोख सकती है, सरंध होती है। सन स्तर पाए जाते हैं इसमें, अलग अलग स्तर होते हैं काली मिट्टी में। कभी मृदा टॉपिक पढ़ाएंगे तो केमिस्ट्री जुड़ती है इसमें। अभी तो क्वेश्चन जो सॉल्व कर रहे हैं, तो जानकारी दे रहे हैं, सूचनाएं आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। और अभी आगे हम अन्य चीजों पर भी बढ़ेंगे, अन्य विषय भी पढ़ाएंगे। अभी पहले एमपी कवर करें, इसके बाद इतिहास, पॉलिटी जो भी होंगे उनको भी कवर करने का प्रयास करेंगे। ठीक, बस आप तो चैनल में सपोर्ट करें, आगे बढ़ाएं और परीक्षा के उपयोग में तैयारी करें अपनी। ठीक, तो अधिक जल धारण क्षमता क्यों? क्योंकि सरंध्रता ज्यादा है, जल को सोखने की क्षमता ज्यादा है, सन स्तर वो सोख लेते हैं। और जो ज्यादा पानी सोखेगा इसका मतलब है वो सूखेगा भी ज्यादा, तो फूलती है ये। देख लेना, कभी आप डालना इसमें, पानी में डालना, काली मिट्टी को फूल जाती है, सिकुड़ जाती है, चिपचिपी हो जाती है। ये सभी विशेषताएं इसमें हैं और सबका कारण एक प्रकार से सरंध्रता है, याद रखना। पानी की कमी से दरारें, बिल्कुल दरारें पड़ जाती हैं, इसलिए कहते हैं इसे अपने आप जुताई वाली या स्वतः जुताई मृदा भी कहते हैं। अपने आप जुताई हो जाती है इसकी, स्वतः जुताई वाली मृदा भी यही है। दरारें पड़ी हैं क्योंकि, इस बात को याद रखना है। तो अधिक जल धारण क्षमता है, बिल्कुल है। सरंध्रता इसका कारण है, हमने बता दिया। सनस्तर है उसमें क्योंकि फूलना, चिपचिपी, सिकुड़न सब होता है। और पानी की कमी से दरारें पड़ती हैं, बिल्कुल सही है। तीनों सही है, तो उपर्युक्त सभी इसका सही आंसर है। अन्य चीजें हम बता चुके हैं, काली मिट्टी के अन्य नाम आप सबको बता दिए हैं, अब दोबारा नहीं बताएंगे। सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में यही पाई जाती है, 47.6% में। ये क्षारीय होती है, 8 pH मान तक पहुंच जाता है इसका, तो 8 होती है, क्षारीय है काली मिट्टी, याद रखना है। कपास की प्रोडक्टिविटी इसमें ज्यादा होती है, कपास उत्पादन ज्यादा होता है। और ये मध्य प्रदेश में, एमपी में कहां कहां पर पाई जाती है? एमपी में ये मालवा प्लेटू में मिलेगी,
मालवा के पठार में मिल जाएगी आपको। ये आपको सतपुड़ा पर्वत के अंतर्गत मिल जाएगी, सतपुड़ा भाग में मिल जाएगी आपको। नर्मदा सोन घाटी में मिल जाएगी, गहरी काली नर्मदा सोन बेली या घाटी में भी आपको ये मिल जाएगी। तो इतने क्षेत्रों में ये मृदा आपको देखने को मिलती है, मालवा के पठार में, सतपुड़ा के भाग में, नर्मदा सोन घाटी के क्षेत्र में और मध्य प्रदेश के लगभग 47.6% भूभाग पर काली मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी का नाम रेगुर है, कपासी मृदा है, चरनोजम है, कन्हर है, भुर्र है और इसके अलावा उत्तर प्रदेश में इसको करेल बोलते हैं। गेहूं की प्रोडक्टिविटी भी इसमें अच्छी होती है, लेकिन कपास की प्रोडक्टिविटी के लिए ये जानी जाती है, इसलिए इसका नाम कपासी मृदा भी है। समझ गए होंगे। ये थी काली मिट्टी, इसमें अधिक जल धारण क्षमता है, फूलना, चिपचिपाना, सिकुड़ना, पानी की कमी ये सब पाई जाती हैं और उससे दरारें पड़ती हैं, इसलिए अपने आप जुताई हो जाती है। इसलिए इसका आंसर है उपर्युक्त सभी इसके ऑप्शन सही है। ठीक, तो ये था आपका 5वां प्रश्न। आंसर आपने लगाया होगा टिक। दोस्तों चीजों को आगे बढ़ाना है, हम आपके साथ जुड़े रहेंगे और जितना भी जनरल स्टडी या सामान्य अध्ययन है उसे क्वेश्चन फॉर्म के माध्यम से पढ़ाने का प्रयास करेंगे और साथ में कभी कभी ज्वलंत मुद्दे जो होंगे उनके टॉपिक भी आपको लाइव क्लास के माध्यम से पढ़ाए जाएंगे। कंटेंट आपको शानदार मिलेगा, इसकी चिंता करने की आवश्यकता आपको नहीं है। बस आपको करना यह है कि वीडियो को अच्छे से सुनना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है, उनके आंसर देना है और अपनी तैयारी को और अच्छा बनाना है। ठीक, तो यह था आपका 5वां प्रश्न। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न है, चावल की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है। हम संभवतः आपको बता चुके हैं, चावल सबसे ज्यादा लाल पीली मिट्टी में होता है। ज्यादा वर्षा वाला क्षेत्र ही है लाल पीली। लेटेराइट भी ज्यादा वर्षा वाले क्षेत्र में पाई जाती है। 125 सेंटीमीटर तक औसतन वर्षा जहां हो वहां लाल पीली मिट्टी होगी और चावल की खेती के लिए ही अच्छी होती है क्योंकि ये पानी को सोखती नहीं है, पानी भरा रहता है, उफान पर रहता है और जब उफान पर रहेगा तभी तो धान की प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी। धान को रोप कर चावल को बढ़ावा जाएगा या उसका उत्पादन ज्यादा किया जाएगा। तो इस बात को याद रखना है। चावल की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है, तो इसका आंसर है लाल पीली मिट्टी। तो ये चावल धान एक ही नाम है, अलग अलग लिखे रहते हैं, तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जलोढ़ में उदासीन है, उत्पादन क्षमता ज्यादा है, इसकी उत्पादन क्षमता प्रोडक्टिविटी कैपेसिटी इसकी ज्यादा है और इसमें आपको गन्ना ज्यादा मिलेगा। गन्ना की प्रोडक्टिविटी ज्यादा है। पूरे भारत में यही सबसे ज्यादा पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी। मध्य प्रदेश में काली मिट्टी सर्वाधिक। काली मिट्टी में सबसे ज्यादा, हम सबसे ज्यादा क्या बोल रहे हैं, होती सब फसल है लेकिन सबसे ज्यादा कौन, सबसे ज्यादा इसमें कपास होता है। कपास की प्रोडक्ट, इसलिए कपासी मृदा। अन्य भी होता है, लेटेराइट मृदा का याद करने की आवश्यकता नहीं है। दलहन और तिलहन यहां पर होते रहते हैं लेटेराइट मृदा में और दलहन उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में प्रथम स्थान है। ठीक, नाम आपको पता ही चल गया, रेगुर है ये क्या है, दोमट और कछारी है। लाल पीली क्या है, डोरसा और चलका है। लेटेराइट क्या है, भूरी या सफेद मृदा है। केओलिन की उपस्थिति के कारण या केओलिन की अधिकता के कारण ऐसा होता है। समझ गए होंगे। सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में काली मिट्टी है। इसमें साधारण काली मिट्टी भी होती है, छिछली काली भी होती है और गहरी काली मिट्टी भी होती है। यानी 3 प्रकार की है ये एमपी में, 3 प्रकार की है ये एमपी में काली मिट्टी। कौन कौन सी, छिछली,
काली मृदा, साधारण काली मृदा, साधारण काली मृदा, और गहरी गहरी काली मृदा मध्य प्रदेश में 47.6% क्षेत्रफल पर होती है। ठीक। जलोढ़ मिट्टी कैसी है? ये 3 प्रकार की होती है, नवीन खादर, पुरानी बांगर, और जो जल भरे क्षेत्र में होती है उसको भाबर। बांगर, खादर, भाबर 3 प्रकार की जलोढ़ होती है। ठीक। जलोढ़ मिट्टी नदियों के द्वारा बहाकर लाई जाने वाली मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। ये उदासीन प्रवृत्ति की होती है, उत्पादन क्षमता इसकी ज्यादा होती है। इसका रंग सफेद होता है, इसका रंग सफेद होता है, और उसका कारण क्या है? केओलिन, केओलिन के कारण। समझ होंगे आप लोग। चावल या धान की खेती लाल पीली मिट्टी में सबसे ज्यादा होती है, तो इसका आंसर लाल पीली मृदा है। क्वेश्चन को सॉल्व करते रहना है दोस्तों, और चैनल के साथ जुड़े रहना है। चलें आगे बढ़ते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश में किस जिले में मृदा अपरदन की समस्या सर्वाधिक है? बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अभी तक अगर आपने टॉपिक पढ़े होंगे तो आप बता पाएंगे। पहले तो यहां एक शब्द आया, मृदा अपरदन क्या है? ये मिट्टी का कटाव है, मिट्टी का कटाव करता है। गली इरोजन बोलते हैं अंग्रेजी में से, गली इरोजन है मिट्टी का कटाव। मिट्टी का कटाव होता है, इसलिए मिट्टी के कटाव के कारण मेन समस्या क्या होती है? गड्ढे बन जाते हैं। गड्ढे गड्ढे बहुत बनते हैं, और गड्ढों का मतलब ही क्या होता है कि वहां पर बीहड़ बन गए, खंडहर, खंडहर बन गए, यानी कि बीहड़ बन गए, बीहड़ बन गए। और बीहड़ बन गए, और ये बीहड़ कहां ज्यादा बनते हैं? मुरैना क्षेत्र में। मुरैना, मुरैना में कौन सी नदी है जो बहती है? चंबल। निकलती जनापाव से है, बांगचू पॉइंट से, लेकिन बहती मुरैना तरफ भी है, भिंड मुरैना के क्षेत्र में बहती है। और मुरैना में सर्वाधिक मृदा अपरदन की समस्या है, सर्वाधिक है, चंबल नदी के कारण है। अब चूंकि जबलपुर नर्मदा नदी का इलाका है, वो भ्रंश घाटी में बहती है, खंडवा भी नर्मदा का इलाका है, मुरैना चंबल का इलाका है, इसलिए डकैत ज्यादा भिंड मुरैना वाले क्षेत्र में मिलते हैं आपको। डाकुओं का गढ़ भिंड मुरैना का क्षेत्र होता था पहले। अब कहां इतनी गुंडई चलती है? चलती है क्या? नहीं चलती है। ठीक। तो याद रखना, जबलपुर, खंडवा, मुरैना, भोपाल। तो मेन समस्या कहां? इसे मिट्टी की रेंगती हुई मौत भी कहते हैं। मृदा अपरदन को मिट्टी की रेंगती हुई मौत कहते हैं। क्या कहते हैं? मिट्टी की रेंगती हुई मौत कहा जाता है इसको। बीहड़ बनते हैं। तो मृदा अपरदन की सर्वाधिक समस्या कहां है? मुरैना में। अब देखें, एमपी में कौन सी नदी मृदा अपरदन, गली इरोजन करती हैं? देखें, इसके आंसर को पकड़ते हैं अपन। देखें, भागना जाए, आंसर को पकड़ना है। ठीक। तो आप बताएं, एमपी में कौन सी नदी मृदा अपरदन करती हैं? 2 नदी, मेनली चंबल है
और ये कहां पर करती है? मुरैना में सर्वाधिक मृदा अपरदन करती है, मुरैना में। पश्चिमी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है चंबल नदी को। पश्चिमी मध्य प्रदेश की बोला है, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा नर्मदा नदी है, लेकिन पश्चिमी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा की अगर बात करें तो कौन है? चंबल नदी है, क्योंकि पश्चिम साइड में बहती है उत्तर की तरफ, पश्चिमी भाग में मध्य प्रदेश के। ठीक, तो मुरैना में सर्वाधिक मृदा अपरदन करती है। और एक नदी है जिसका नाम है ताप्ती नदी, जो मुल्ताई से निकलती है। ये मेनली भैंसा देही पठार में मृदा अपरदन करती है। और ये भैंसा देही का पठार कहां है? बैतूल में है, बैतूल में है दोस्तों, इस बात को याद रखना है। आप लोग समझ पा रहे होंगे, मध्य प्रदेश में केवल चंबल नदी बीहड़ नहीं बनाती है, ताप्ती भी मृदा का अपरदन करके बीहड़ का निर्माण करती है बैतूल के भैंसा देही में। और बैतूल के मुल्ताई से ताप्ती नदी निकलती है। गर्म जल देने वाली पयोसणी नदी बोलते हैं ताप्ती रिवर को। समझ पा रहे होंगे। तो दो नदियां मृदा अपरदन के समस्या उत्पन्न करती हैं, बीहड़ों का निर्माण करती है। एक चंबल है, चंबल मुख्य है, और दूसरी ताप्ती है जो बैतूल के भैंसा देही में यह समस्या उत्पन्न करती है। अब जब मृदा अपरदन होता है तो खेती प्रभावित होती होगी कि नहीं? बिल्कुल होती है, उस पर इफेक्ट पड़ता है, उस पर प्रभाव पड़ता है। तो मृदा अपरदन के कारण मृदा अपरदन के कारण कई समस्याएं जन्म लेती हैं। एक तो लॉ एंड ऑर्डर को समस्या होती थी पहले, अब नहीं होती है इतनी। क्यों? क्योंकि यहां पर डाकू रुकते थे। कहां पर? बीहड़ों में, भिंड मुरैना के बीहड़ में। इसलिए बीहड़ों को या मुरैना क्षेत्र को या चंबल नदी घाटी क्षेत्र को डाकुओं के रुकने का स्थल दस्यु बोलते हैं, दस्यु निवास स्थल कहते हैं, याद रखना है। ठीक। और दूसरी समस्या ये कृषि की पैदावार पर करती है, कृषि उत्पादन पर करती है, यह भी समस्या है। इसका निदान लॉ एंड ऑर्डर देख लिया है। लॉ एंड ऑर्डर ने, आपको पता है, प्रकाश चंद्र सेठी नाम के मुख्यमंत्री के समय एक खुली जेल बनी थी मध्य प्रदेश में, अशोकनगर के मुंगाबली में। डाकुओं ने इतना आत्मसमर्पण कर दिया था। शिवराज सिंह के समय भी खुली जेलें बनी हैं। तो अधिकतर डाकू अब आत्मसमर्पण कर चुके, तो ये समस्या अब नहीं है। लेकिन कृषि की समस्या रही, कृषि पैदावार को इफेक्ट डाला मृदा अपरदन ने। तो इसकी समस्या के समाधान के लिए क्या किया गया सरकार के द्वारा? देखिएगा, इसकी समस्या के समाधान के लिए सबसे पहले 1971 में 1971 में, कब? 1971 में केंद्र सरकार ने एक योजना चलाई मृदा अपरदन को रोकने के लिए चंबल नदी के, और साथ में बीहड़ समस्या के निदान के लिए। उसका नाम है बीहड़ सुधार निदान योजना। 1971 में बीहड़ सुधार निदान योजना, बीहड़ सुधार निदान योजना 1971 में प्रारंभ की गई केंद्र सरकार के द्वारा बीहड़ समस्या के समाधान के लिए, ताकि कृषि की पैदावार कम ना हो। इसके लिए 2018 में केंद्र में मोदी जी और राज्य में भी बीजेपी की सरकार, तो 2018 में ग्रीन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट चलाया गया जो इसी बीहड़ समस्या के लिए था। तो 2018 में ग्रीन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट
चलाया गया कि हरा भरा हो जाए यहां पर। ग्रीन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट बीहड़ समस्या के लिए ही 2018 में चलाया गया। शिवराज सिंह चौहान ने एक योजना चलाई राज्य के स्तर पर बीहड़ समस्या के समाधान के लिए। उस योजना का नाम है शीड़ा व रंजात योजना। तो एक योजना और याद रखना है, शीड़ा व रंजाद योजना। ये भी काहे के लिए चली थी? तो याद रखना, ये भी बीहड़ समस्या के लिए, समस्या के लिए चलाई गई है। किसके लिए? बीहड़ समस्या। तो हमने मृदा अपरदन के माध्यम से बीहड़ समस्या और विभिन्न प्रकार की जो योजनाएं चलाई गई उनके बारे में आपके सामने चर्चा की। और दो नदियां बीहड़ समस्या से ग्रसित हैं, या मृदा अपरदन की समस्या है, मुख्य चंबल है, दूसरी ताप्ती है जो भैंसादेही पठार बैतूल में ये समस्या उत्पन्न करती है। दोस्तों समझ गए होंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट लें अथवा नोट्स बनाएं। हमारे अनुसार तो नोट्स तैयार करते रहें, क्वेश्चन के माध्यम से आपका टॉपिक कवर हो जाए। ठीक, समझ गए होंगे। ये था आपका 7वां प्रश्न। ठीक, आगे चलते हैं। देख, प्रश्न देखें, अच्छे से पढ़ें और आंसर देने का प्रयास करें। देख, जलोढ़ मिट्टी के उपजाऊ होने का मुख्य कारण क्या है? हमने पहले ही बताया, जलोढ़ मृदा उत्पादन क्षमता इसकी ज्यादा है, प्रोडक्टिविटी कैपेसिटी ज्यादा है, और इसका मुख्य कारण है जो भारतीय मृदा में एनपीके की कमी है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की कमी है। लेकिन इसमें इन तीन में एक तत्व बहुत पाया जाता है जिसका नाम है पोटास। तो पोटास की अधिकता के कारण जलोढ़ मृदा एक उपजाऊ मृदा है, याद रखना है। तो याद रखना, जलोढ़ मिट्टी के उपजाऊ होने का मुख्य कारण क्या है? पोटास की अधिकता है। इसमें पोटास की अधिकता है। किसकी अधिकता है? पोटास की अधिकता है। और आपको पता है, एक नोट लिख के लिख लेना है, इंडियन सॉइल में 3 तत्वों की कमी है जिससे उत्पादन क्षमता पर प्रभाव होता है। एन मतलब नाइट्रोजन, पी मतलब फास्फोरस और के मतलब पोटास। 3 की है। और पोटास की अधिकता जलोढ़ मृदा में ज्यादा है, इसलिए जलोढ़ मृदा एक उपजाऊ मिट्टी है और इसमें मुख्य उत्पादन जो गन्ने का होता है। इसके अलावा सरसों का भी होता है, क्योंकि मध्य भारत के पठार को सरसों की हांडी कहते हैं। जलोढ़ मृदा के कारण सरसों की प्रोडक्टिविटी मध्य भारत के पठार में बहुत ज्यादा होती है। इस बात को आपको समझ लेना है। तो इसका आंसर क्या है? पोटास की अधिकता के कारण। फेरस ऑक्साइड से कोई मतलब नहीं है, चूने की अधिकता से कोई मतलब नहीं है, होना चाहिए, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि ये कोई समस्या हो इसके कारण उत्पादन बढ़े। उत्पादन, ये 3 पोषक तत्व अगर ज्यादा हैं तो उत्पादन बढ़ेगा, और इसमें पोटास है और 3 प्रकार की होती है, हमने आपको बता दिया है। खादर, बांगर, भावर। खादर, बांगर, भावर, 3 प्रकार की मृदा जलोढ़ मिट्टी होती है। इसके अन्य नाम भी हम आपको बता चुके हैं। अन्य नाम, तो इसके अन्य नाम क्या है? इसके अन्य नाम है दोमट और कछारी, ये अन्य नाम है। ये ना अम्लीय है ना क्षारीय है, ये उदासीन मृदा है। कैसी मृदा है? उदासीन मृदा है। उदासीन का मतलब होता है जिसका पीएच वैल्यू 7 हो। इससे ज्यादा होगा इसका मतलब वो क्षारीय है, इससे कम होगा इसका मतलब है वो अम्लीय है। और कहते भी हैं कि आदर्श मृदा का मतलब होता है जहां
कृषि प्रोडक्टिविटी ज्यादा हो, उसका आदर्श मृदा का पीएच मान 6 से 7 के बीच में ही होना चाहिए। 7 से थोड़ी बहुत बढ़ जाए, 8 ना होने पाए, क्योंकि 8 होगा तो वो क्षारीय हो जाएगी, और क्षारीय होगी तो प्रोडक्टिविटी कम होगी। तो इस बात तो उदासीन मृदा है, क्यों? क्योंकि इसकी पीएच वैल्यू या पीएच मान 7 है, उदासीन है। ये भी इसकी उत्पादन क्षमता को या उपजाऊ क्षमता को बढ़ाता है। तो याद रखना, पोटास की अधिकता के कारण जलोढ़ मिट्टी के उपजाऊ होने का मुख्य कारण है। ठीक, समझ गए होंगे आप लोग इस प्रश्न को। यह था जलोढ़ मृदा के बारे में। पूरा टॉपिक कवर हो गया है मध्य प्रदेश की मिट्टी, आप लोग बस सुन लें अच्छे से। ठीक, अब हम आगे चलते हैं। देखिएगा, 90 प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं और आपका टॉपिक पूरा कवर भी हो गया होगा। क्वेश्चन सॉल्व इसके अलावा भी आएंगे प्रश्न, तो आपसे बन जाएंगे, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप देखिए, किस मिट्टी को स्वयं जोत या स्वतः जुताई, कुछ भी लिखे, स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहते हैं? अंग्रेजी में आपके सामने लिखा है, जो अंग्रेजी जिन्हें दिक्कत है, अपने आप जुताई, स्वतः जुताई वाली मृदा किसको कहते हैं? तो बताओ, जिसकी सरंध्रता ज्यादा होगी, जिसमें दरारें ज्यादा होगी, जिसमें जल धारण करने की क्षमता ज्यादा होगी और जल्दी सूख जाती होगी, तो उसमें दरारें पड़ जाती हैं, तो उसे अपने आप जुत जाता। जोतना तो पड़ता है, क्योंकि कृषि के महापंडित हुए हैं घाघ, जिन्हें अकबर ने चौधरी कहा था। उनने कहा था जितनी गहरी जुताई होगी कृषि की प्रोडक्टिविटी उतनी ही ज्यादा बढ़ेगी। तो गहरी जुताई या जोत होना चाहिए, इस बात को याद रखना है। तो स्वतः जुताई वाली मृदा किसको कहते हैं? तो बताओ, किसमें दरारें होती हैं, कौन जल धारण ज्यादा कर पाता है? तो उसका आंसर है काली मिट्टी, याद रखना। तो आपसे बन गया होगा, काली मिट्टी स्वतः जुताई वाली मिट्टी होती है। इसका कारण क्या है? एक शब्द है सरंध्रता, इसमें ज्यादा है, सरंध्रता ज्यादा है। इसका मतलब है जल धारण ज्यादा कर पाता है, धारण ज्यादा कर लेता है, ये जल्दी सूख जाती है, सूख जाती है जल्दी, ठीक है। और इसमें सूखने के कारण बड़ी बड़ी दरारें पड़ जाती हैं, बड़ी बड़ी दरारें पड़ जाती हैं, ठीक। तो सरंध्रता, सन स्तर अलग अलग इसके होते हैं, मिट्टियों में स्तर पाए जाते हैं, ठीक। तो काली मिट्टी के बारे में हम डिटेल में बता चुके, इसे स्वतः जुताई वाली मृदा कहते हैं। कम जोतने में मेहनत लगती है इसमें, ठीक। तो ये था आपका 9वां प्रश्न। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, सभी प्रश्नों को सॉल्व करना है, आगे अन्य विषयों पर भी आपका लेक्चर अपलोड होगा, ठीक। जीएस के जितने विषय होंगे हम पूरे कवर करने का प्रयास करेंगे क्वेश्चन फॉर्म में। आपके लिए रुचिकर रहे वीडियो, इसलिए प्रश्न तैयार करवा रहे हैं, बोरिंग ना लगे, आप आंसर दे पाए, ठीक। देख, निम्नलिखित में से क्या मृदा अपरदन का कारण है? मृदा अपरदन का कारण क्या है? मिट्टी का कटाव क्यों होता है, कारण क्या है? वही मृदा अपरदन जो हम डिटेल में आपको पिछले प्रश्न में समझा चुके हैं। देख, क्या वृक्षों की कटाई है? बिल्कुल है भाई, वृक्ष रहेंगे तो इतनी मृदा अपरदन नहीं होगी। मृदा, मिट्टी में गहराई जो है, या पेड़ अगर लगे हैं तो मिट्टी में कसावट ज्यादा होगी, बाढ़ की समस्या उत्पन्न नहीं होगी ज्यादा। मृदा अपरदन वृक्षों के कटने से होता है। अगर वृक्ष ज्यादा हैं तो मृदा अपरदन की समस्या इतना विकराल रूप नहीं ले सकती। तो मृदा अपरदन का एक कारण वृक्षों की कटाई होना है। वनों में आग लगना, बिल्कुल आग लगेगी, वही तो कटाई से ही जोड़ के देखना है, यह भी सही है, यह भी समस्या है मृदा अपरदन के कारण। फसल चक्रण का अभाव, बिल्कुल फसल चक्र का अभाव है, पता ही नहीं है कितनी बार चक्र चला दें।
मतलब जितनी मिट्टी की क्षमता है उतना ही प्रोडक्टिविटी करें। तो फसल चक्र में समस्याओं का होना यह भी मृदा अपरदन की एक समस्या है। तो यह भी सही है भैया, तो सब सही है। इसका मतलब इसका आंसर क्या है? उपर्युक्त सभी। और मृदा अपरदन को हमने पिछले प्रश्न में आपको पूरा डिटेल में विद योजनाओं के समझा दिया है। दोस्तों, यह था आपका मिट्टी का टॉपिक प्रश्नों के माध्यम से जो हमने पूरा कवर किया। आपको समझ में आया होगा और आप लोग इसे आगे बढ़ाएं। आज के वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।